हेलो, हाय सभी को, राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की जो भी टॉपिक होगी ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और देखिए कम से कम 10 क्वेश्चन आपके विविधता पर, आपके जो सिविक्स है, जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आपकी जितनी भी थियरी से प्रोवाइड करा सकोगे वो सारा कराऊंगे। बस आप लोग पेशेंस बना के ना वीडियो में एंड तक बना रहा करिए। और हाँ, अगर आप लोग को सच में लगे ना कि सच में वीडियो हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार। और हाँ, आप सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला। हाँ, तो बस आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 3 बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं ना। यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? ऐसे पाठ में आप पढ़ेंगे तो लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न भी होते हैं। न केवल अलग ही दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं जो हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। ये भिन्नताओं के कारण ही हमारे भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को इस तरह बेहतर बनाती है कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए ये जो लेसन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ 3 बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं। तीनों में से कोई एक जैसा नहीं दिख रहा है, तीनों में तीनों के डिफरेंट दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र अपने बनाए हैं। फिर खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत ही भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र में आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए है कि हम सब चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह की हमारी इस चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि सब में भिन्नता है। देखिए ये भी एक विविधता का उदाहरण है कि मतलब सबका देखिए न रुचि मिल सकता है, न सबका पहना। देखिए हर इंसान की रुचि अलग होती है, हर इंसान की बोलने का ढंग, करने का ढंग, चलने का ढंग हर एक। हाँ कुछ मैच भी कर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका सेम मैच कर जाए। तो यही बोल रहा है कि ये भी एक विविधता का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में कितने साथियों का जवाब एक जैसे है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं, क्या बोलते हैं? इससे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग होंगे। मान लीजिए मतलब कुछ ऐसा भी होगा, अपने दोस्तों से मिलते होंगे, लेकिन कुछ तो होगा जो एकदम दोस्तों से डिफरेंस होगा। फिर यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया कि मजाक जो एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ में वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल लेकर गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल लेकर गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। और उस दिन अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ
मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी भी है। फिर यहाँ पर बोला कि सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो भी कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया था। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था। वह मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द इसकी जुबान पर अजीब सी लग रही थी। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई। सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है उसके साथ। बाकी ट्रैफिक का शोरगुल में मैं डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसके अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं शमीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका हाथ, छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वह दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र नहीं ऊपर उठाई। समीर एक और समीर 2 में कोई तो 3 अंतर लिखे। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अगले दिन की वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता। और मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया? जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता है। जो समीर 2 है वो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए है कि समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। और अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब होंगे, जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क है, उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन है, न पैसे हैं, न संसाधन है। दूसरों के पास है, इसीलिए गरीबी है, अमीरी है, विविधता का रूप नहीं है। गरीबी, अमीरी विविधता का आपका रूप नहीं होता है।
या लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते थे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है? कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ जा ही नहीं पाते। इस पर चर्चा करें। आपको मिले कि मतलब ये सारे विविधता के आपको देखें कि जो समीर 1 है, समीर 2 है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, फिर भी फ्रेंडशिप हो गई। और उनमें जाति, धर्म, भाषा जितने भी मतलब हैं, इन सारे में विविधता पाई जा रही है, लेकिन ये सारे एक रोचक लग रहे हैं। तो फिर इन दोनों में जो डिफरेंस है कोई मायने नहीं रखता। अगर दोस्ती है तो कोई मायने नहीं है। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है? कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ नहीं जा। देखिए, असमानता इसलिए है कि सबके न समान अवसर है, न सबके पास समान पहनावे का। देखिए, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सारे विविधता का ही उदाहरण है आपका। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। यहाँ पर देखिए आप लोग, फिर यहाँ पर देखिए कि जो खान पान, भारत में विविधता देखिए। यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर से देखिए कि जो बोल रहा है कि भारत जो है आपका विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं भी बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना भी खाते हैं, अलग अलग त्यौहार भी मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचिए तो वास्तव में हम एक ही तरह के हैं। मान लीजिए कि भारत जो है हम लोग की विविधताओं का देश है। यहाँ पे देखिए, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, ईसाई, मतलब हर एक विविध जाति के लोग, विविध धर्म के लोग, विविध भाषा के लोग, मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में जाइए, हर राज्य में जाइए तो उन लोगों का खान पान, व्यवहार, भाषा जितने भी मतलब रहेंगे, ये सारे अलग ही मिलेंगे आप लोगों को। वही बोल रहा है कि भारत जो है आपका विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार भी मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचिए तो वास्तव में हम एक ही तरह के भारत के लोग जो हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिखे गए काम करते हैं। देखिए, प्रार्थना, इबादत करना, भक्ति गीत गाना, शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। मणिपुर में औरत जो, देखिए ये जो है जटी जी आपके, देखिए अगर आप लोग इन्वायरमेंट भी, आपके ईवीएस भी होगा ना, तो ईवीएस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर में औरतों का फैनेक पहनना। देखिए, मणिपुर जो है आपका एक राज्य है अपने भारत में, वहाँ की जो औरतें होती हैं वो फनेक पहनती हैं। आपका विभिन्न अभिवादन करना। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना। देखिए, हम लोग जो अभिवादन करते हैं तो झारखंड जो है वहाँ बोला जाता है अभिवादन को जोहार करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चावल पकाना। तो ये जो होता है, कोई कोई होता है जो मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाता है। हाँ, फिर चलिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखिए। यहाँ पर हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस, एक कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ये बात सही है भाई। पहले तो आपका तुरंत तो ना तो रेल हो गया था, ना हवाई जहाज़, बस। ये तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है ना, आपके जितना ही साइंस डेवलप कर रही है ये सब होता जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि पहले जो 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर। मतलब वो लोग पानी का यात्रा करते थे, या तो ऊँटों की यात्रा, घोड़ों पर यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्री खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग एक नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक, देखिए मतलब उस समय क्या था कि जो ये अक्सर जो खेती करने वाले लोग थे, नई ज़मीन की तलाश में लोग थे, ये व्यापार के लिए जाते थे, लेकिन बहुत समय लगता था ना जाने आने में। तो ये लोग क्या करते थे कि जो नया जगह जाते थे वहाँ पे लोग, तो कुछ
ज़्यादा ही समय वहाँ पे गुजार देते थे लोग। फिर यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। मतलब तब अगर सूखा पड़ता हो, अकाल भी पड़ता था, तो भी लोग घर को छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे एक नई जगह जाकर घर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। मतलब कुछ लोग जो थे कि पेट भर खाना नहीं मिला तो भी घर छोड़ देते थे। कुछ लोग थे कि काम की तलाश में जाते थे, वो लोग भी घर छोड़ते थे। कुछ युद्ध के कारण भी मतलब घर छोड़ देते थे। फिर यहाँ पर देखिए, जब लोग एक नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि जब लोग नई जगह पर जाते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव। मान लीजिए, सिंपल सी बात है, आप लोग कहीं भी जाइए, 2 महीने 4 महीने रहेंगे, वो स्वाभाविक है कि आप में थोड़ी सी मतलब जो परिवेश होता है ना, परिवेश का प्रभाव पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि जब लोग एक नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें भी नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह का संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर जाती थी। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कि समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, उदाहरण के लिए ये कि जो समुद्र के पास रहते हैं लोग और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन लोगों में फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के लिए कपड़ा और खान पान की आदतों में ही फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह के काम वो करेंगे वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपना सब्जी और अनाज उगाते होंगे। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर देखिए, जो लोग, ये बात सही है, देखिए जो कृषि करते हैं, जो किसान हैं, आपके पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, चाहे समुद्री तट पे, तो वो बिना कुछ किए तो वहाँ रहते नहीं होंगे, वहाँ पे खेती करते होंगे, सब्जी उगाते होंगे। तो तो शहरी लोग जो होते हैं तो उन लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को तो खरीद के खाना रहता है ना। तो आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरणों के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र के विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए, उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग लद्दाख जाए, लद्दाख का आपका रेगिस्तानी इलाका है। ये लद्दाख है आपका, लद्दाख का एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख आपका कहाँ है, यहाँ पर आप लोग देखिए, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक जम्मू और कश्मीर जो है उसके पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ का एक एक टॉपिक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, फर्स्ट पेपर में आपके ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सेकंड पेपर वाले लोगों के लिए तो ऑलरेडी है ही। तो बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हरा वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती इसलिए संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है।
इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जो गर्मी में पानी गर्म पिघला रहता है, उसी पानी पर ये लोग मतलब निर्भर रहते हैं। मतलब सोचिए इन लोगों का, अभी हम लोग के इधर तो बहुत सुविधा है। आपके लद्दाख का ये लोग बता रहे हैं कि जो आपका रेगिस्तानी इलाका है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, तो वहीं का ये लोग बता रहे हैं कि यह इलाका वर्ष में काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को ऊन बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सेकेंड आप लोग देखिए, यहाँ पे ये बकरी जो पालते हैं लोग, उससे इन लोगों को पश्मीना ऊन मिलता है ना। पश्मीना ऊन से ये लोग क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं, और ये शॉल बड़ी महंगी मिलती है। बोल रहे हैं लोग कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जैसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होता है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी, कश्मीर के लोग होते हैं ना, यहाँ के लोग से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह की छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, कुछ बकरियां होती हैं। देखिए, जो यहाँ कश्मीर के लोग होते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं ना, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ खाते हैं जैसे मक्खन खाते हैं, चीज़ खाते हैं, खास तरह की छेना। देखिए चीज़ क्या, जो हम लोग पनीर बनाते हैं ना, पनीर ये लोग मतलब खास तरह के छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होता है ना। इन लोगों के पास 3 जीव होता है, मतलब हर एक फैमिली के पास एक गाय होगी, बकरी होगी और अपना याक होगा। फिर बोल रहे कि रेगिस्तान होने के का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर व्यापारी आते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। देखिए जो आपका लद्दाख है ना, लद्दाख व्यापार के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ की जो कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। देखिए ये जो टॉपिक है ना, इतना महत्वपूर्ण, आपके मतलब सेकेंड पेपर में हर साल मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे बन के ही आता है। जो बोल रहा है ना कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ हैं। देखिए आप लोग अगर रिवाइज़ करते चलेंगे ना, 100% श्योर बोल रही हो ना, अगर आप लोग कंटिन्यू ना क्लास लेते हैं ना, 100% श्योर बोल रही हूँ, आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा। और जिनका नहीं निकल रहा है ना, आप लोग देखिए थ्योरी पे, बिल्कुल थ्योरी के यहाँ है ना कि बहुत ही क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो देखिए PY थ्योरी जो होता है ना आप लोग के इतना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन लगाएंगे, कितना लगाएंगे आप लोग बताइए। क्वेश्चन से मिलेगा, ऐसा नहीं है PYQ से क्वेश्चन मिलता है, लेकिन 100% श्योर तो नहीं है ना कि वही आ जाएगा। थ्योरी लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना कि ताकि उन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डर नहीं रहेगा अंदर से। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग वीडियो खोलते भी है ना, एंड तक ज़रूर देखा करिए। हाँ, अगर आप लोग को ना लगे हेल्पफुल तो बोलिएगा आप लोग। चलिए आज के ये बोल रहा है कि जो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिन्हें आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले जो थे अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। मतलब जो काफ़िला उधर से निकलता था आपके मध्य एशिया के लिए काफ़िला के लिए, उस इलाके में पहुँचते थे जहाँ आपका ये पूर्वी एशिया आप लोग देख रहे हैं रेगिस्तानी। तो जो यहाँ पे जब पहुँचते थे ये लोग, तो इनके साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। हाँ, तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता था, जो कि लद्दाख जो है वही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा गया। देखिए इसीलिए लद्दाख को आपको छोटा तिब्बत भी माना गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग काफ़िले वाले होते थे इधर ही से जाते थे, इन लोग का काफ़िला इधर ही से निकलता था। काफ़िले वाले लोग जो व्यापारी रहते थे, उनके साथ मसाला रहता था, कच्चा रेशम रहता था, दरिया आदि लेकर ये लोग
निकलते थे। तो लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, जो कि बौद्ध धर्म आपका जो था वो लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म पहुंचा था तिब्बत। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, जो कि और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। देखिए करीब 400 साल पहले, इसीलिए आपके लद्दाख जो है ना वहाँ पे मतलब मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो बोल रहा है कि जो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ जो केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, उसको स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध जो हैं दोनों ही लोग गाते हैं। जो वहाँ का जो तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो केसर सागा है ना, यह आपके ना ईवीएस में भी पूछा जाता है और आपके सीटेट के सेकेंड पेपर में भी आता है। तो बोल रहा है कि जो लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा वो आपके लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक करते हैं। जैसे कि वो जो आपका केसर सागा है ना वो काफ़ी प्रचलित है, तो उसके जो स्थानीय रूप के लोग मुसलमान और बौद्ध लोग हैं वो लोग उससे गाते भी हैं, उस पर नाटक भी करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये तो आप लोगों ने देखा पश्मीना शाल बुनती हुई कुछ औरतें हैं आपके कश्मीर में। तो देखिए यहाँ पर केरल की भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए आप लोग कि केरल जो है कि भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ये केरल मछली पकड़ने के लिए चीनी जाल लगा हुआ है। केरल जो है, केरल में यहाँ पर समुद्र है, समुद्र से घिरा हुआ है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, ये देखिए ईवीएस में भी पूछे जाते हैं। काली मिर्च केरल में आपके क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर दे दिया है कि काले मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसाले उगाए जाते हैं आपके केरल में। हाँ, बोला कि भारतीय दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ आपका ये केरल राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ से आपका ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बोला कि इन पहाड़ी पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहा है। मतलब आज तक ये व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे विविध प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च हुई, लौंग हुआ, इलायची हुआ। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसीलिए कि मतलब व्यापारियों को बहुत ही मतलब ये आकर्षक का कारण बना रहा कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। मतलब पहले देखिए, सबसे पहले जो व्यापारी आए थे आपके, ये एज इट इज क्वेश्चन बन के आता है, कहीं और से बन के नहीं आता है। टॉपिक देखते चलिएगा आप लोग। बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपके अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। हाँ, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म दूत सत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जैसे अब ईसाई धर्म कौन लाया था आपके, मान लीजिए ईसा मसीह के धर्म दूत जो थे संत थॉमस लगभग आपके 2000 साल पहले आए। 2000 साल पहले आए तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उनको दिया जाता है। और सबसे पहले आपके व्यापारी जो आए थे वो अरबी थे और यहूदी थे, जो कि आपके केरल में आए थे, व्यापार के लिए आए थे। क्या व्यापार होता था आपके, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारे मसालों का व्यापार होता था। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक बना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय तो आपके संत थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए तो अपनी यात्रा में वृतांत में मुसलमानों को जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यह बड़ी इज्जत थी कि वास्को डी गामा पानी के जहाज़ में यहाँ से पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। मतलब यहाँ था कि जो मुसलमान लोग थे समुदाय की बड़ी इज्जत थी, इसलिए कि वास्को डी गामा जो पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जान के यहाँ से, मान लीजिए वास्को डी गामा जब पानी से जहाज़ से यहाँ आए तो पुर्तगाली थे वास्को डी गामा आपके, तो वो लोग क्या थे, यूरोपीय थे।
तो भारत का समुद्री रास्ता उन लोगों ने जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी आते हैं, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। देखिए आपका जो केरल राज्य है, केरल में लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं। जैसे कि आपके देखिए पहले यहूदी अरबी आए, हाँ, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, मतलब इतने लोगों का, और फिर बौद्ध धर्म शामिल है। तो इन सारे धर्मों का ये लोग मतलब पालन करते हैं, अभी भी इन लोगों के धर्मों में ये शामिल है। हाँ, तो चीन के व्यापारी जो थे केरल आए, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हूबहू ये जाल है जो चीनी यात्री पकड़ने के लिए चीनी जाल बिछाते थे। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वल्ला कहा जाता है। यहाँ आप लोग देखे हैं ना, वो जो जाल है उसको चीनी वल्ला के नाम से जाना जाता था। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी और चावल खाते हैं। देखिए केरल जो है आपका राज्य, केरल राज्य में जो चीनी के व्यापारी केरल आए थे, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए वो लोग जो जाल का इस्तेमाल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जाल का इस्तेमाल किए हैं इसको चीनी वाला के नाम से, ये जो आपका जाल है ना इसको चीनी वाला, बर्तन को चीना विट्टी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो चीना चिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का जो बात का इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल के लिए, खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग जो हैं मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जो आपका केरल है राज्य ना, वहाँ पे जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ, मतलब चावल के लिए बहुत, मतलब जलवायु उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे चावल अधिक होता है। इसकी वजह से लोग मछली, सब्जी और चावल वहाँ के मतलब भोजन के मुख्य रूप में वो लोग केरल में मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। चलिए यहाँ पर केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण नाव देखिए जो केरल में आपके एक होता है ओणम में ये प्रतियोगिता होता है, नाव प्रतियोगिता। तो यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को कि केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है जो कि नाव प्रतियोगिता। देखिए आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही आप लोग के लिए सच में बोल रही हूँ ना, इतना इम्पोर्टेंट ये होने वाला है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ आप लोग पेड क्लास दे करके मतलब आप लोग इतना टाइम मतलब, और अगर कोई आप लोगों को फ्री में इतना प्रोवाइड करा रहा है तो कम से कम एक लाइक कमेंट तो बनता है ना। तो चलिए फिर देखिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास, हम यह भी मतलब इतिहास एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। मतलब ये जो देखें हम लोग अभी केरल और लद्दाख, यहाँ की जो संस्कृति है और भौगोलिक स्थिति है बिल्कुल अलग है। हाँ, जाहिर सी बात है अलग है। तो दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। देखिए अरब, यहूदी, अभी वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लद्दाख में आपके तिब्बत से जाने वाले लोग जो व्यापारी होते थे, तो ये जो थे कि मतलब आने वाले जो व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन ने व्यापारी को अपनी ओर खींचा। मतलब जो व्यापारी थे ऊन को, मतलब ऊन उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया था। ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन जीने के जो तरीका धीरे धीरे से नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक उसी तरह से हमारे अपने आस पड़ोस हम अलग अलग समुदायों के साथ मिलकर रहते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो विविधता में एकता, विविधता जो है हमारी
विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जो विविधता में एकता है, तो विविधता में ये अनेकता जो मिल रहा है ना, आप लोगों को व्यापारी मिले, अभी आप लोगों को सभ्यता मिले, सांस्कृतिक मिले, मतलब अलग अलग राज्य से अलग अलग समुदाय के लोग, तो इससे जो है कि अनेकता में इन लोगों को अनेकता में विविधता या अनेकता उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज्य था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेजी के खिलाफ मिलकर लड़ाई भी लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग भी शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। देखिए, जब आप लोग का अंग्रेजों का राज था तो उस समय ना कोई समुदाय देखा, ना कोई संस्कृति देखी, मतलब सब लोग एक साथ मिलकर खड़े होकर एक साथ आवाज़ उठाए थे। तो यही बोल रहा है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग भी शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध भी किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोग में फूट डाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं, क्योंकि भारत जो माना गया है, इसीलिए भारत को विविधताओं का देश माना जाता है। और क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने विभिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक से थे। तो दिन में खून, देखिए ये जो एक आप लोगों के लिए कविता दिया है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना, शय्याद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, बिरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दीन खून के हमारे हिंदू मतलब प्यारे भूल न जाना। फिर बोल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दीन खून के हमारे ओ प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे ओ प्यारे भूल के न जाना। तो यही बोल रहा है कि जो अभी ये आपके मतलब आपके जो इस पे गीत जो है ना, तो ये गीत आपके अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो गीत आप लोगों ने अभी देखा, तो ये गीत आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ भाषण देने के लिए प्रस्तुति की थी, तो वहाँ पे जब लोग मरे थे तो उसके लिए ये जो गीत है वो गाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के कुछ पिक्चर हैं और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का कुछ दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। तो इसमें एक धर्म के लोग नहीं थे, अनेक धर्म के लोग थे। तो जब ये निहत्थे लोग देखे तो अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलियां चलवा दी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह गीत जो था अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया जाता था जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे में को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। मतलब जो आपका ये था, आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की जो परिकल्पना की गई थी, इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, देखिए भारत की खोज, ये बुक आता है, ये जो ना है, ये इनकी हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है और आपके सीटेट यूपी टेट का तो मतलब बहुत चहीता क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी किताब लिखी थी भारत की खोज, तो भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। इसमें लिखा था कि जो कि भारतीय एकता जो है कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी
यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। मान लीजिए इन्होंने जो किया था, तो इन्हीं की वजह से जो अनेकता में एकता का विचार इन्होंने दिया था, इसकी वजह से भारत की विविधता का वर्णन इन्होंने किया है। और फिर इनका जो किताब है ना, ये भारत की खोज, इसमें जो लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना भी है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जो भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रगान, तो आप सबको पता होगा। चलिए, तो आज का जो सेशन था ना, आप लोग का समाप्त हुआ, और ये आपका 1 चैप्टर मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग की विविधता में एकता जो आपका सब्जेक्ट है ना। तो बस आप लोग कंटिन्यू आप लोग क्या करिए ना, स्टडी करिए, और हाँ, एंड तक देखा करिए, क्योंकि देखिए जितनी भी टॉपिक्स होते हैं ना, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस इतना करिए आप लोग कि वीडियो में एंड तक बना रहा करिए। और हाँ, अगर आप लोग लास्ट तक लगे कि सच में वीडियो सच में हेल्पफुल था ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। चलिए, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।